हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका सारा होम साइंस एजुकेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन से। आज हम न्यूट्रिशन से देखेंगे फैट या वसा। फैट लिपिड क्या होता है, वसा लिपिड क्या है, इसका एक पार्ट हम लोग देख चुके हैं। बट आज जो क्लास है, आज की क्लास में वसा या फैट क्या है कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हम कर लेंगे इसको दो पार्ट में बांट के। आज जो वसा या फैट का कौन सा क्लास है, तो आज का क्लास ये सेकेंड पार्ट है, पार्ट 2 है। आज पार्ट 2 है वसा या लिपिड का। कल की क्लास में हमने कहाँ तक देखा था इसको मैं पहले बता देती हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा याद दिला देती हूँ। हमने वसा का वर्गीकरण देखा था। वसा और फैट में जो फैट है और लिपिड है क्या अंतर होता है, फैट वसा कब कहलाता है, वही वसा लिपिड के फॉर्म में कब चेंज हो जाता है, इसको देख लिया था हमने। और वसा जो है, जो फैट है, उसके जल अपघटन की क्रिया जब उस पर होती है तो वो किस में बदलता है, क्या बनता है। एक अणु ग्लिसरॉल का बनता है और 3 अणु किसके बनते हैं, फैटी एसिड वसी अम्ल के बनते हैं। ये देख लिया था हमने। वसा किस चीज़ में घुलनशील है, किस में घुलनशील नहीं है, जल में घुलनशील नहीं है और किस में घुलनशील है, ईथर, बेंजीन, पेट्रोलियम, क्लोरोफॉर्म, इसमें घुलनशील है। इसको हमने देखा था। उसके बाद आ गए थे हम वसा के वर्गीकरण। फैट का वर्गीकरण देखा था हमने। फैट के वर्गीकरण को 2 भागों में बांटा था। पहला क्या, प्राप्ति के आधार पर, प्राप्ति के आधार के अंतर्गत वनस्पति से प्राप्त होने वाले वसा और प्राणिज जगत से प्राप्त होने वाले वसा, ये दोनों को हमने कंप्लीटली पढ़ लिया है। आज का जो पॉइंट है, आज हमें जहाँ से डिस्कस करना है वो क्या है, वसा की रासायनिक संरचना। प्राप्ति के आधार पर वसा का वर्गीकरण हमने देखा था। प्राप्ति के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया। पहला क्या है, पहला है वनस्पति से प्राप्त होने वाले, दूसरा है प्राणिज से प्राप्त होने वाले। तो ये दोनों कंप्लीट हो गए हमारे। अब रासायनिक संरचना के आधार पर हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है सरल, संयुग्मी, व्युत्पन्न, इन तीनों को देखना है। उसके बाद हमें क्या देखना है, आज की जो ये जितने भी हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा पढ़ रहे हैं, जितने विटामिन्स पढ़ेंगे, मिनरल्स पढ़ेंगे, सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की जो हमारी क्लास होगी वो क्या होगी, इन तीनों को तो हम देखेंगे। साथ में हम देखेंगे संतृप्त वसा क्या है, असंतृप्त वसा क्या है, ग्लिसरॉल का कितना मात्रा होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कितनी मात्रा में होना चाहिए, LDL क्या है, HDL क्या है, VLDL क्या है, यहाँ सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम सारे पॉइंट को क्लियर करेंगे। और क्या देखेंगे हम, स्टेरॉल को कितने भागों में बांटा गया है, स्टेरॉल से क्वेश्चन पूछा गया है, इसको देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वसा के कार्य को देखेंगे। आज का जो हमारा प्लान है फिर है क्या है, फैट के टर्म को देखेंगे। टर्म ऑफ फैट मतलब इसको जो सीक्वेंस में लगाने के लिए आता है, इसको देखेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजी है फैट के, उसको हम देखेंगे किसके मीन्स क्या होता है। और फैट में कितने टेस्ट होते हैं इसको भी इसी में देख लेंगे। बाकी जो प्रोटीन का टेस्ट बचा है, आप लोगों का किसका बचा है, प्रोटीन का टेस्ट और कार्बोहाइड्रेट 2 टेस्ट बचे हैं। तो इन दोनों टेस्ट का एक दिन मैं क्लास लगा लूँगी, फिर अपन वहाँ पे देख लेंगे, इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो आज का जो हमारा टारगेट है, आज का हमारा टारगेट है कि हम क्या करेंगे, हम जितने भी जो फैट के जो भी पॉइंट बचे हुए हैं आज की क्लास में ये कंप्लीट हो जाएं। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है, कोई बात नहीं, लेकिन जितने भी पॉइंट को हम देखेंगे सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं और क्वेश्चन कहाँ से आया है, किस टाइप का आया है, इसको भी हम देखेंगे। तो चलो अब देर ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वसा का वर्गीकरण देखेंगे रासायनिक संरचना के आधार पर। इसमें क्या आता है, सरल, संयुग्मी, व्युत्पन्न आता है। सरल में क्या है, सरल फॉर्म में जब इसमें क्या होगा, जब जल अपघटन की प्रक्रिया होगी तब क्या होगा, एक अणु किसका बनेगा, ग्लिसरॉल का, और 3 अणु किसका बनेगा, वसी अम्ल का। दूसरा है संयुग्मी, जिसे कंपाउंड कहते हैं। इसमें क्या होगा, जल अपघटन की प्रक्रिया होगी तब क्या बनेगा, एक अणु ग्लिसरॉल का बनेगा और 3 अणु किसके बनेंगे, वसी अम्ल के।
और इसके साथ एक और पदार्थ ऐड हो जाएगा, वो क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ। इसको हम प्रोटीन में भी पढ़े थे, इस पॉइंट के बेस पर प्रोटीन का वर्गीकरण हमने देखा था, उसी टाइप का ये भी है। ये भी हमारे समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा, बहुत ही ईजिली आ जाएगा। व्युत्पन्न प्रोटीन क्या है, सरल प्लस संयुग्मी को मिलाकर सरल वसा को और जो संयुग्मी वसा है, जो फैट है, उसको दोनों को मिलाकर जल अपघटन की प्रक्रिया उन दोनों पर कराई जाएगी तो जो तत्व हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, स्टेरॉल होगा। ये स्टेरॉल के कितने प्रकार हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है इन सब पार्ट से, चाहे वो विटामिन हो या फिर फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, कुछ भी हो, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आ जाते हैं, पहले फर्स्ट वाले पार्ट को देखेंगे, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को देखेंगे। पहले हम क्या देखेंगे, सरल को देख लेते हैं। पहले हम क्या देखेंगे, सरल। सरल या सिंपल वसा। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे, इसके अंतर्गत क्या क्या आ रहा है। इसके अंतर्गत देखेंगे, सरल के अंतर्गत दो आते हैं। पहला क्या है, इस टाइप में हम पढ़ लेते हैं, इसको इस टाइप में बनाकर सरल को अभी हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद व्युत्पन्न को, उसके बाद संयुक्त को पढ़ेंगे, फिर हम व्युत्पन्न पढ़ेंगे। सरल में क्या आता है, तेल और वसा। तेल और वसा में क्या अंतर है, इसको मैंने पहले ही क्लास की स्टार्टिंग में ही बता दिया था, तेल और वसा में क्या अंतर है, इसको यहाँ पे भी देखेंगे। और दूसरा क्या आता है, इसमें मोम आता है। ये किस में आ जाता है, ये सरल में आ जाता है, सरल लिपिड या सरल फैट में आ जाता है। तेल क्या होता है, यह 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर, टेम्परेचर पर ये पिघलता, मतलब ठोस नहीं होता है। इस पर जो वेदर है, जो मौसम है, वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। जो तेल है ये हर मौसम में, हर टेम्परेचर पर क्या रहता है, ये जो तेल है वो कैसा रहता है, ये 20 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर क्या होता है, जमता नहीं है। इस पर वातावरण से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये क्या होता है, 20 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होता है, जमता नहीं है। और वसा क्या होता है, वसा और फैट, वसा और तेल में यही अंतर है। ये क्या होता है, ये 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जम जाता है। कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि जो तेल है इस पर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जो वसा है, जो फैट है, वो क्या होता है, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये जम जाता है, इस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जो मोम है इसका हम क्या करते हैं, मोम का प्रयोग हम वैक्स में करते हैं। मोम का प्रयोग कहाँ करते हैं, हम वैक्स में करते हैं। वैक्स करने के लिए करते हैं, और क्या करने के लिए करते हैं, मोमबत्ती बनाने के लिए करते हैं, मोमबत्ती बनाने के लिए करते हैं। लेकिन इसका प्रयोग हम खाने में नहीं करते हैं। किसी ने मोम को खाया है, किसी ने नहीं खाया होगा, क्योंकि जो मोम है इसका प्रयोग हम खाने में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो इसका अणुभार है वो तेल और वसा से अधिक होता है। मोम क्या होता है, इसका प्रयोग हम खाने में नहीं करते, खाने में नहीं करते। और क्या होता है, इसका जो अणुभार है तेल और वसा से ज्यादा होता है। सारे पॉइंट आपके क्लियर होंगे और बहुत ही स्पेशल क्लास आपको मिलने वाली है। आज की जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और आप सबको एक एक पॉइंट को समझने में बहुत ही अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। एक बार बस आप इस वीडियो को देख लेंगे, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। जो तेल है वो क्या होता है, 20 डिग्री सेल्सियस पर जमता नहीं है। ये किसके अंतर्गत आते हैं, तेल, वसा और मोम किसके अंतर्गत आ रहे हैं, सरल के अंतर्गत। और जो वसा है 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये क्या होता है, जम जाता है। मोम क्या होता है, मोम का प्रयोग हम वैक्स में करते हैं।
मोमबत्ती में करते हैं, कोई चीज़ चिपकाने में कर लेते हैं, लेकिन इसका प्रयोग हम खाने में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसका जो अणु भार होता है वो तेल और वसा से ज़्यादा होता है। अब अगला हम देखेंगे संयुग्मी को। ये क्या हो गया? सरल। सरल सबके समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे संयुग्मी। अब दूसरा पॉइंट आ गया संयुग्मी। संयुग्मी को क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं या फिर यौगिक कहते हैं। कंपाउंड यौगिक इसी का नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका नाम क्या है? यौगिक है। यौगिक नाम से भी ये जाना जाता है और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। अब हम दूसरा स्टेप देख रहे हैं। दूसरे में क्या होता है? इसमें क्या होता है? ये जो संयुग्मी है ये 4 प्रकार का होता है। इसमें क्या क्या आता है? फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, सल्फोलिपिड और क्या आता है? लिपोप्रोटीन या लाइपोप्रोटीन। अब अपने माइंड को कंसंट्रेट कर लीजिए। आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया होगा तो वहाँ से लाइपोप्रोटीन, जो लिपोप्रोटीन या लाइपोप्रोटीन, ये दोनों नाम से आपको देखने को मिल जाएंगे। कहीं कहीं आपको लाइपोप्रोटीन लिखा हुआ मिलेगा, लाइपोप्रोटीन देखने को मिलेगा और कहीं कहीं पे क्या देखने को मिलेगा? लिपोप्रोटीन देखने को मिलेगा। और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी मात्रा में पूछे जाते हैं। लिपोप्रोटीन के अंतर्गत ही HDL, LDL, VLDL आता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा LDL, HDL हमारे लिए अच्छा है या फिर LDL अच्छा है, कौन सा कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए अच्छा है, VLDL का क्या वर्क है, HDL का क्या वर्क है। यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये किस में आ रहे हैं? ये आ रहे हैं संयुग्मी में। अब आ जाते हैं, पहले इसको देखते हैं, फास्फोलिपिड। और हम ये जानते हैं कि इसमें जब हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया होगी तो एक अणु ग्लिसरॉल का बनेगा, 3 अणु किसके बनेंगे? फैटी एसिड, वसीय अम्ल के बनेंगे और एक क्या बनेगा? कार्बनिक तत्व ऐड हो जाएगा। इसमें एक अदर तत्व आकर मिल जाएगा। ये पॉइंट ध्यान देना है इसमें। अब हम पहला इसमें क्या देखेंगे? ये 4 प्रकार का होता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये 4 प्रकार का है। पहला आ जाते हैं, इसको पहले में देख लेते हैं। पहला क्या है? फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड पर जब क्या कराई जाएगी? जब इस पर जल अपघटन की प्रक्रिया होगी तब ये किस में टूटेगा? एक ग्लिसरॉल में टूटेगा। क्या होगा? जल अपघटन। जब इस पर जल अपघटन की प्रक्रिया होगी तब ये किस में टूटेगा? एक ग्लिसरॉल, एक अणु ग्लिसरॉल का होगा और क्या होंगे? 3 अणु किसके होंगे? प्लस प्लस लगाती जा रही हूं, कंफ्यूज नहीं होना। वसीय अम्ल के 3 अणु वसीय अम्ल के होंगे और प्लस क्या होगा? इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? कार्बनिक तत्व। एक कार्बनिक तत्व जुड़ जाएगा। यही क्या होता है? फास्फोलिपिड। जल अपघटन के बाद एक अणु ग्लिसरॉल का होगा, 3 अणु किसके बनेंगे? वसीय अम्ल के, प्लस क्या होगा? फास्फोलिपिड हम पढ़े तो ये क्या हो जाएगा? फास्फोरस। और यही फास्फोरस क्या है? यही फास्फोरस है कार्बनिक तत्व। इतनी चीजें मिलकर क्या बनती है? फास्फोलिपिड बनती है। फास्फोलिपिड पर जल अपघटन की प्रक्रिया होगी तो एक अणु ग्लिसरॉल का बनेगा, 3 अणु फैटी एसिड के, प्लस क्या होगा? फास्फोरस, जो कि कार्बनिक तत्व है। इससे मिलकर क्या बन रहा है हमारा? ये बन रहा है फास्फोलिपिड। अगला हम देख लेते हैं। अगला है हमारा क्या है? सल्फोलिपिड। सल्फोलिपिड अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों ने। इस टाइप का जो संयुग्मी प्रोटीन में भी देखा था, इसी टाइप के प्रोटीन में भी हमें देखने को मिल रहे थे, इसलिए जल्दी समझ में आ जाएगा ये। अगला क्या है? सल्फोलिपिड। इसमें जब जल अपघटन की प्रक्रिया करवाएंगे हम, क्या होगा? जल अपघटन होगा, तब इसमें क्या क्या बनेगा? इसमें एक अणु
क्या बनेगा, ग्लिसरॉल प्लस क्या बनेगा, फैटी एसिड और प्लस क्या बनेगा, सल्फर। एक अदर तत्व तो इसमें हरदम जुड़ेगा। सल्फोलिपिड पे जल अपघटन की प्रक्रिया होगी तब किसमें ये बनेगा, ये बनेगा 1 अणु ग्लिसरॉल का, 3 अणु फैटी एसिड का या वसी अम्ल का, और क्या बनेगा, सल्फर बनेगा। ये सब मिलाकर क्या बन जाएंगे, सल्फोलिपिड। आ रहा होगा समझ में। अब अगला हम देख लेते हैं, तीसरा है ग्लाइकोलिपिड। तीसरा है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड इस पर क्या होगा, इस पर जब जल अपघटन की प्रक्रिया होगी तब ये किसमें टूटेगा, जल अपघटन की प्रक्रिया करवा देते हैं पहले। ये किसमें टूटेगा, 1 अणु ग्लिसरॉल तो टूटेगा, 1 अणु ग्लिसरॉल बन जाएगा प्लस 3 अणु फैटी एसिड बन जाएंगे, वसी अम्ल, और क्या बनेगा, एक बनेगा कार्बोहाइड्रेट, प्लस क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। ये तीनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ग्लाइकोलिपिड। अब हम चौथा देख लेते हैं, समझ में आ गया होगा। ग्लाइकोलिपिड पे जब जल अपघटन की प्रक्रिया होगी, हाइड्रोलिसिस की होगी, तब क्या टूटेगा, 1 ग्लिसरॉल में, 3 फैटी एसिड में और प्लस कार्बोहाइड्रेट में, तब क्या बन जाएगा, सबको मिला के ग्लाइकोलिपिड बन जाएगा। अब चौथा हम देख लेते हैं। चौथा जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लिख दे रही हूँ और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। ये क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे हरदम। ये वाला पॉइंट जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या आएगा, इसमें आ जाएगा लिपोप्रोटीन। चौथा क्या है, चौथा यहाँ से हम पढ़ते हैं क्योंकि चौथे में ज़्यादा पढ़ना है हमें। चौथा क्या है, लिपोप्रोटीन। ये नाम है इसका, लिपोप्रोटीन या फिर लाइपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन या फिर लाइपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन लाइपोप्रोटीन एक ही है। कहीं कहीं लिपोप्रोटीन लिखा हुआ मिल जाता है हमें और कहीं कहीं लाइपोप्रोटीन, तो कंफ्यूज नहीं होना है। लिपोप्रोटीन मिले या फिर लाइपोप्रोटीन मिले, दोनों एक ही है। अब देखेंगे इस पर जब जल अपघटन की प्रक्रिया होगी तब किस में टूटेगा, ये जल अपघटन की प्रक्रिया होगी तब ये किस में टूटेगा, ये टूटेगा प्रोटीन प्लस लिपिड। क्या क्या बनेगा इसमें, लिपिड। प्रोटीन प्लस लिपिड बनाकर क्या बना है, लाइपोप्रोटीन बना है। जब इस पे जल अपघटन की प्रक्रिया होगी प्रोटीन में टूटेगा और किस में टूटेगा, ये टूट जाएगा प्रोटीन में प्लस लिपिड में टूट जाएगा। दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, लाइपोप्रोटीन बन जाएंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप का पूछा गया है कि जो लाइपोप्रोटीन है उसका क्या कार्य है, क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो लाइपोप्रोटीन है ये हमारी बॉडी में करता क्या है, जो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुछ तो क्वालिटी होगी इसमें जो इतने ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो जो लाइपोप्रोटीन है इसका क्या काम है, इसका काम है वसा का हस्तांतरण करना, वसा को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना, उसको परिवर्तित करना, उसको उठाकर एक जगह से उठाकर लाना, दूसरी जगह पर देना, उसको भेजना। यही क्या काम है, यही काम है लाइपोप्रोटीन का। पहला काम क्या है इसका, वसा का हस्तांतरण करना,
वसा का हस्तांतरण प्रोटीन जो फैट है उसका हस्तांतरण कौन करता है, तो हम क्या बताएंगे, लिपोप्रोटीन या फिर लाइपोप्रोटीन। और ये पाया किस में जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। वसा का हस्तांतरण तो करता है लेकिन ये किस में पाया जाता है, तो हम क्या बताएंगे, जो लिपोप्रोटीन है वो रक्त के प्लाज्मा में पाया जाता है। लिपोप्रोटीन कहाँ पाया जाता है, लिपोप्रोटीन कहाँ पाया जाता है, रक्त के प्लाज्मा में पाया जाता है। रक्त के प्लाज्मा में पाया जाने वाला जो प्रोटीन होता है वही क्या कहलाता है, लिपोप्रोटीन कहलाता है। और इसका क्या कार्य है, तो वसा का हस्तांतरण करना, वसा को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखना, इसका काम है। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि जो लिपोप्रोटीन है इसके कितने प्रकार हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसे हम कहते हैं HDL, LDL और VLDL। आप लोगों ने नाम सुना होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होंगे तो वहाँ पे ये ढेर सारे पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं। अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम देखते हैं इसके प्रकार को। अब हम क्या देखते हैं, इसको मैं मिटा दूं, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम क्या देखेंगे, लिपोप्रोटीन के प्रकार को देखेंगे कि लिपोप्रोटीन कितने प्रकार का होता है। अब क्या देखेंगे, इसके प्रकार को पहले हम देख लेते हैं। और यहाँ से क्या पूछा जाता है, यहाँ से फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। पहला क्या है, VLDL, दूसरा है LDL, तीसरा है HDL। लिपोप्रोटीन कितने प्रकार का होता है, लिपोप्रोटीन 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार है इसके। पहला क्या है, VLDL। VLDL का फुल फॉर्म पूछा गया है, LDL का फुल फॉर्म पूछा गया है और HDL का फुल फॉर्म पूछा गया है। और क्या पूछा गया है कि कौन सा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए अच्छा माना जाता है, HDL हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है या फिर LDL हमारे लिए अच्छा होता है, कौन सा अच्छा होता है, कौन सा बुरा होता है हमारी बॉडी के लिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहले हम क्या देख लेते हैं, पहले हम इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि कौन सा अच्छा होता है, कौन सा अच्छा नहीं होता है। तो जो VLDL है इसका फुल फॉर्म क्या है, वेरी लो डेंसिटी क्या है, वेरी लो डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। VLDL का फुल फॉर्म क्या है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और दूसरा क्या है, LDL का फुल फॉर्म क्या है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसको एक एक पॉइंट को आप लोग अपने अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, हाई डेंसिटी, क्या है, हाई डेंसिटी नोट कर लीजिए। लिपोप्रोटीन 3 भागों में बांटा गया है। पहला है VLDL जिसे वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, HLDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। अब हम एक पॉइंट को यहीं पर देखते हुए चलते हैं कि कौन सा जो लिपोप्रोटीन है ये हमारे लिए अच्छा है और कौन सा बुरा है। तो जो LDL है ये क्या है, LDL क्या है, ये हमारे लिए हानिकारक है, हानिकारक या फिर बुरा भी पूछा गया है। एग्जाम टाइम में इसे बुरा भी कहा जाता है, हानिकारक भी कहा जाता है। जो LDL है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ये क्या है, ये हानिकारक है, ये बुरा है। और जो HDL है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ये क्या है, ये हमारे लिए अच्छा है, इसे अच्छा लिपोप्रोटीन कहा जाता है, अच्छा या फिर लाभदायक। कंफ्यूजन दूर हुआ, ओके। VLDL क्या है,
वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। एलडीएल क्या है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, बुरा है। इसे एग्जाम टाइम में बुरा ही कहा जाता है, बुरा ही बुलाया जाता है कि कौन सा लिपोप्रोटीन बुरा है। तो बुरा लिपोप्रोटीन और अच्छा लिपोप्रोटीन को छांटिए। एचडीएल क्या है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये हमारे लिए अच्छा है, लाभदायक है। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हमें देखना है व्युत्पन्न प्रोटीन को देखना है, व्युत्पन्न वसा को, व्युत्पन्न फैटी को देखना है, फैट को देखना है। ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम एक पॉइंट यहीं पर अभी डिस्कस कर लेते हैं, इसी से रिलेटेड है, तो हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। अब हम देखते हैं कि जो VLDL है ये काम क्या करता है, LDL क्या करता है और HDL क्या करता है। आप लोगों का कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगा। जो VLDL है ये क्या करता है? यकृत से वसा को लेकर धमनियों में जाता है। मान लो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया यकृत, ये क्या है? यकृत मान लेते हैं। अब यहां से क्या करेगा? किसका काम शुरू होगा? VLDL। VLDL यकृत से क्या लेकर जाता है? तो यकृत से वसा को लेकर धमनियों में जाता है, रक्त धमनियों में जाता है। VLDL क्या करता है? यकृत से वसा लेकर, यकृत से VLDL यकृत से वसा लेकर, वसा लेकर कहाँ जाता है? कहा जाता है जो VLDL है यकृत से वसा को लेकर रक्त धमनियों में जाता है। फिर क्या होता है? जब ये VLDL यकृत से वसा लेकर रक्त धमनियों में चला जाता है, फिर क्या होता है? यही VLDL रक्त धमनियों में LDL के रूप में बदल जाता है। ये मेन पॉइंट है, यहाँ पे फोकस देना कि जो VLDL है उसका क्या काम है? यकृत से वसा को लेकर रक्त धमनियों में जाता है वो, लेकिन जैसे ही वो जो रक्त धमनियों में जाता है, वहीं रक्त धमनी में ये किस में बदल जाता है? रक्त धमनियों में ही ये किस में बदल जाता है? LDL में बदल जाता है। समझ में आ रहा है? जो VLDL है वो यकृत से वसा को लेकर वो कहाँ जाता है? रक्त की धमनी में जाता है। जैसे ही रक्त की धमनी में ये जाता है, वहीं पर VLDL किस में परिवर्तित हो जाता है? LDL में। और हम जानते हैं कि LDL हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, तो इसका कोई ना कोई काम ऐसा होगा जो कि रक्त नलिकाओं के लिए अच्छा नहीं होगा। जब ये LDL में बदल जाता है रक्त धमनियों में, तब क्या करता है? ये रक्त वाहिनियों में बदलने के बाद ये क्या करता है? ये वहीं पर जमा होने लगता है। जो LDL है वो क्या होता है? रक्त नलिकाओं में ये जमा होने लगता है, रक्त नलिकाओं में। जो LDL है वो रक्त धमनियों में, रक्त नलिकाओं में बदल जाता है LDL में, तब क्या करता है? LDL जो है वो रक्त नलिकाओं में जमा होने लगता है। और हम जानते हैं कि अगर हमारे नलिकाओं में, रक्त की नलिकाओं में LDL मतलब कोलेस्ट्रॉल, वसा, फैट जमा होने लगता है, तो क्या करते हैं ये? एक टाइम ऐसा आता है कि जो हमारी नलिकाएं रहती हैं इसमें ऐसे इस फॉर्म में जमा होने लगते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ से रक्त बहने की जगह ही नहीं रहती है, तब हमारी बॉडी में अनेकों प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसीलिए जब LDL बदल जाता है, LDL में बदल जाता है, तब रक्त नलिकाओं में ये जमा होने लगता है। इसीलिए जो LDL है हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, हमारी बॉडी के लिए ये बुरा माना जाता है। तब क्या करता है? जो HDL है वो क्या करता है? HDL LDL को खींच कर वहाँ से लाता है, नलिकाओं से लेकर आता है, पित्त रस के संपर्क में छोड़ देता है। तब किसका काम स्टार्ट होता है? तब
HDL क्या करता है, HDL जब देखता है कि LDL रक्त की नलिकाओं में जमा हो रहा है, तब HDL क्या करता है, HDL LDL को खींच कर लाता है, LDL को रक्त नलिकाओं से लेकर आता है, कहाँ छोड़ देता है, पित्तरस में छोड़ देता है, पित्तरस के संपर्क में छोड़ देता है, जिससे क्या हो जाती है, जो हमारी रक्त नलिकाएं हैं वो साफ हो जाती हैं, और पित्तरस में क्या हो जाता है, LDL जो है वो टूट जाता है, वहीं पर टूट जाता है, जिससे जो रक्त नलिकाएं हैं वो साफ हो जाती हैं। यही इतना कार्य है किसका, VLDL, HDL और LDL का। VLDL क्या करता है, VLDL यकृत से वसा को लेकर रक्त की नलिकाओं में जाता है, रक्त की धमनी में जाता है, और जब वो रक्त की नलिकाओं में VLDL जाता है तो वही VLDL क्या होता है, LDL में बदल जाता है रक्त की नलिकाओं में, और जब रक्त की नलिकाओं में LDL में बदल जाता है तो LDL क्या है, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो LDL है वो रक्त की नलिकाओं में जमा होने लगता है, जिससे हमारी रक्त की नलिकाएं सक्रिय होने लगती हैं। तब क्या करता है, जब HDL देखता है कि LDL जमा हो रहा है, तब वो जाता है HDL जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, वो खींच कर ले आता है LDL को, और कहाँ छोड़ देता है, पित्तरस के संपर्क में छोड़ देता है। पित्तरस के संपर्क में LDL टूट जाता है, और जो हमारी रक्त की नलिकाएं हैं वो साफ हो जाती हैं। जो ब्लड का सीक्वेंस है, जो ब्लड बहता है हमारा, उसका जो ब्लड बहने का जो क्रम है वो बहने लगता है अपनी रफ्तार के साथ, अपने रेस के साथ, जिस टाइप से वो होता है। तो ये क्या है, यही काम हमारा क्या है, इतने जो VLDL है, जो लिपोप्रोटीन है, इसका इतना ही काम है। अब हम आगे देख लेते हैं, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चौथा देख लेते हैं, तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है व्युत्पन्न प्रोटीन। जो व्युत्पन्न वसा है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। अब हम आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे। अभी तक हमने संयुग्मी देखा, संयुग्मी में 4 प्रकार को देख लिया हमने। अब हमारा तीसरा आ जाता है। तीसरा क्या आएगा, हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि जो रसायन है, रसायन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया था, सरल और कंपाउंड, जिसे यौगिक कहते हैं, संयुक्त कहते हैं, और तीसरा क्या है, व्युत्पन्न। अब हम क्या पढ़ेंगे, व्युत्पन्न को पढ़ेंगे। व्युत्पन्न, आज तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म नहीं होने वाला है, कंप्लीट नहीं होने वाला, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी चैप्टर है। तो मुझे लग रहा है हमें कल भी इसी की क्लास चलानी पड़ेगी। कोई बात नहीं, कल हम क्या कर लेंगे, कल जो भी हमारे थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बचे होंगे उस पर डिस्कस कर लेंगे, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए होंगे उस पर डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों को और अच्छे से जो भी कहीं भी प्रॉब्लम हो रही होगी वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। तो आज तो मुझे नहीं लगता कि कंप्लीट हो पाएगा, देखते हैं फिर क्या है। अब हम व्युत्पन्न को देखेंगे। व्युत्पन्न में क्या हमने देखा था, व्युत्पन्न कैसे बनता है, सरल प्लस संयुग्मी। सरल प्लस संयुग्मी मतलब सरल और यौगिक दोनों को मिलाकर जब उस पर क्या होती है, हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया होती है, उससे जो तत्व हमें मिलते हैं वही क्या कहलाते हैं, वही व्युत्पन्न कहलाते हैं। इसको हमने देखा था संयुग्मी। इन दोनों पर क्या होता है, संयुग्मी, इस पर क्या होगा, जब जल अपघटन की प्रक्रिया होगी तब हमें क्या मिलेगा, जो तत्व मिलेगा। और कौन सा तत्व हमें मिलेगा, तो हमें पहले से पता है क्या मिलेगा, स्टेरॉल मिलेगा। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, स्टेरॉल। अब स्टेरॉल क्या है, स्टेरॉल ही क्या है, व्युत्पन्न फैट है। फैट के वर्गीकरण में व्युत्पन्न में क्या आता है, स्टेरॉल आता है। अब यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, स्टेरॉल के प्रकार को पूछा जाता है। स्टेरॉल का वर्गीकरण अब हम देखेंगे, तब हमें ये पता चलेगा कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। आप लोग तैयार हो पढ़ने के लिए अच्छे से, थोड़ी थोड़ी बीच में बात भी हो जानी चाहिए आप लोगों से। क्या है, अब हम देखेंगे स्टेरॉल के प्रकार को देखेंगे कि स्टेरॉल को कितने भागों में बांटा गया है। स्टेरॉल का क्या देख लेते हैं, वर्गीकरण।
पता चल गया कि जो व्युत्पन्न है वो क्या है, स्टेरॉल है। अब हम स्टेरॉल का वर्गीकरण देख रहे हैं। स्टेरॉल को कितने भागों में बांटा गया। पहला क्या है, प्राणिज, प्राणिज से प्राप्त होने वाला। दूसरा क्या है, वनस्पतिक, वनस्पतिक को क्या कहते हैं, पादप, मतलब पेड़ पौधे, वनस्पतियों, फूल पत्तियों से प्राप्त होने वाले। अगला क्या है, अर्गोस्टेरॉल, अर्गोस्टेरॉल। अब हम देखते हैं जो प्राणिज से प्राप्त होते हैं इसको क्या बोलते हैं, वनस्पति से प्राप्त होते हैं। अर्गोस्टेरॉल से प्राप्त होते हैं, किसको क्या कहते हैं और कहाँ से मिलते हैं। जो प्राणियों से प्राप्त होते हैं, मांस, मछली, घी और चर्बी, क्या कहते हैं, जो प्राणियों से प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसे क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल। बहुत ही अंदर के पॉइंट पूछे जाते हैं एग्जाम टाइम में। यहाँ सबसे जो न्यूट्रिशन है, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से पॉइंट होता है पूछने का कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। और इससे जो प्राणी से प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये क्या, कहाँ से मिलता है, मांस, मछली, मांस, मछली, चर्बी और घी। इससे जो हमें फैट मिलते हैं वो क्या होते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल कहलाते हैं। प्राणियों से, जंतुओं से प्राप्त होने वाले क्या क्या होते हैं, मांस, मछली, चर्बी, घी, ये क्या कहलाते हैं, कोलेस्ट्रॉल कहलाते हैं। अब हम वनस्पतियों, पादप से क्या मिलता है हमें, इसे फोटोस्टेरॉल नाम से जानते हैं। दूसरा नाम जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि दूसरे नाम से ही हमें कंफ्यूजन होती है एग्जाम टाइम में। जब हमें इसका नाम ही नहीं पता होगा तो कैसे पता होगा कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आंसर देना है हमें। वनस्पति से जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, उसे फोटोस्टेरॉल कहते हैं, फोटोस्टेरॉल। और वनस्पतियों में कहाँ से हमें फैट मिलता है ये सब लोग जानते हैं। जैसे क्या हो गया, मूंगफली हो गया, सरसों का तेल हो गया, तिल का तेल हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया, ये सब क्या है, ये वनस्पति में आते हैं। पहला तो सरसों, सरसों आ गया, सूरजमुखी, तिल आ गया और क्या आ गया, मूंगफली। और क्या क्या होते हैं, जितने भी चीज़ होते हैं यहाँ पे हम लिख देंगे वनस्पति से प्राप्त होने वाले। अर्गोस्टेरॉल क्या होता है, अर्गोस्टेरॉल हमें कहाँ से मिलता है, ईस्ट से मिलता है। और इसे क्या कहते हैं, माइक्रोस्टेरॉल कहते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं, माइक्रोस्टेरॉल, माइक्रोस्टेरॉल। ये हमें कहाँ से मिलता है, ईस्ट से मिलता है। और कहाँ से मिलता है, एक और नाम है जो है फफूंदी। क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। फिर से देख लेते हैं, व्युत्पन्न में क्या आता है, सरल और संयुगी में पर जब जल अपघटन हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया करवाई जाती है तब स्टेरॉल बनता है। और स्टेरॉल कितने प्रकार में बांटा गया है, प्राणियों से प्राप्त होने वाले, वनस्पति पादप से अर्गोस्टेरॉल। प्राणियों से जो प्राप्त होते हैं, जंतु से जो प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं, उसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसमें क्या आता है, मांस, मछली, चर्बी और घी आता है। वनस्पति या पादप से जो प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फोटोस्टेरॉल कहलाते हैं। इसमें सरसों के तेल, सूरजमुखी का तेल हो गया, तिल हो गया, मूंगफली हो गया, इसमें जो भी वनस्पतियों से हमें प्राप्त होते हैं वो आ जाएगा। अर्गोस्टेरॉल में क्या आता है, इसे माइक्रोस्टेरॉल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, माइक्रोस्टेरॉल कहते हैं। और इसमें कहाँ से मिलता है, ईस्ट और फफूंदी से मिलता है। अब हम देख लेते हैं किसी किसी चीज़ का परसेंटेज जो कि पूछा गया है एग्जाम में। क्या पूछा गया है कि टोटल कोलेस्ट्रॉल 100 ml ब्लड में कितना होना चाहिए। यहाँ से मैच के लिए क्वेश्चन आता है, आप लोग देखे होंगे। अगला क्या है, LDL कितना होना चाहिए 100 ml ब्लड में। फिर HDL कितना होना चाहिए 100 ml ब्लड में। VLDL कितना होना चाहिए 100 ml ब्लड में। ट्राइग्लिसराइड की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये सारे पॉइंट को हम परसेंटेज को देख लेते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फैटी एसिड को देखेंगे।
अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला क्या है, परसेंटेज को देख लेते हैं। ये मेन पॉइंट है, मैं यहाँ पे नोट लिख देती हूँ, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अपने माइंड में बिठा लीजिएगा। पहला क्या देखेंगे हम, पहला हम देखेंगे टोटल जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो कितना होता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल पूछा जाता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितना होती है, किसी को पता हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि टोटल कोलेस्ट्रॉल जो 100 ml ब्लड में कितना होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल। तो ये कितना होता है, 200 mg जो टोटल होता है वो है, रेशियो नहीं है ये। टोटल और रेशियो में बड़ा फ़र्क है। टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होता है, 200 mg प्रति 100 ml ब्लड। क्या होता है, ये इतना होता है। जो हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल है, टोटल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है, 200 mg 200 मिलीग्राम प्रति 100 ml ब्लड में। 100 ml ब्लड कितना होता है, इतना थोड़ा सा होता है, उसमें कितना होता है, हमारा जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो 200 mg होता है, 200 मिलीग्राम होता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। ये तो कोलेस्ट्रॉल हुआ। दूसरा क्या है, दूसरा आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं बार बार बता रही हूँ, ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, चाहे वो टीजीटी के हों, पीजीटी के हों, एलटी के हों, किसी भी चीज़ के हों, एमए के हों, पोस्ट ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, नेट वालों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला क्या है, नेट वालों में ही ये क्वेश्चन पूछा गया, ये नेट में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है HDL, जो LDL कितना होता है, LDL कितना होता है, 150 mg प्रति 100 ml ब्लड। समझ में आया। LDL कितना होता है, LDL कितना होता है, 150 मतलब 150 mg प्रति 100 ml ब्लड में होता है। अगला हमें देखना है HDL कितना होता है, HDL होता है 40 mg प्रति 100 ml ब्लड। HDL की मात्रा कितनी होती है, 40 mg प्रति 100 ml ब्लड में होती है। अगला हमें क्या देखना है, अगला हमें देखना है VLDL की मात्रा कितनी होती है, 40 mg। ये हम VLDL देख रहे हैं, किसकी मात्रा बराबर होती है, HDL और VLDL की मात्रा समान होती है, ब्लड होता है। अगला क्या है, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा। ट्राइग्लिसराइड की मात्रा कितना होती है, ये होता है 150 mg प्रति 100 ml ऑफ ब्लड। ये हो गया। अभी हमें एक पॉइंट को और देखना है, जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है इसका तो ये हो गया, बट यहाँ पे अगर कभी रेशियो पूछा जाए कि इसका रेशियो कितना होता है, इसका परसेंटेज कितना होता है, तो हम इसका रेशियो क्या बताएंगे, इसका रेंज क्या बताएंगे, 120 से लेकर 200 रेंज होता है इसका, 200 रेंज। ये किसका है, अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पे 2 पॉइंट को याद रखना है आपको। जैसे मान लो कि मैच करने का क्वेश्चन आ गया हमारे पॉइंट में, हमारे एग्ज़ाम टाइम में, और उसमें देखना है क्या है, हमें हमेशा कोड बेसिस पर आंसर को चुनना होता है। किस पर चुनना होता है, कोड पर। अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा दी हुई है 200 mg और हमें मिलान करना है, तो हम
200 mg पर ही मिलाएंगे। बट अगर 200 mg नहीं दिया है तो हम 200 mg याद करके बैठे हैं, अब एग्ज़ाम टाइम में 200 mg हमें दिख ही नहीं रहा है तो हम कहाँ पर लगाएंगे। तो इसलिए आप लोग रेंज, कभी कभी रेंज पूछा जाता है, कभी कभी टोटल पूछा जाता है। अगर रेंज पूछा जाएगा तो हम कितना बताएंगे, 120 से लेकर 200 इसका रेंज है, और जो टोटल है ये 200 है। ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल का रेंज है ये, और ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल का टोटल है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। टोटल कोलेस्ट्रॉल का मात्रा कितनी होती है, 200 mg प्लस प्रति 100 ml ऑफ ब्लड होता है। LDL 150 मतलब 150 mg प्रति 100 ml ब्लड होता है। HDL कितना होता है, 40 mg प्रति 100 ml ब्लड होता है। VLDL 40 mg प्रति 100 ml ब्लड होता है। ट्राइग्लिसराइड 150 mg प्रति 100 ml ब्लड होता है। और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम टाइम में। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट है, ये भी बहुत मेन पॉइंट है। यहाँ पर हम देखेंगे संतृप्त वसा किसे कहते हैं, असंतृप्त वसा किसे कहते हैं। संतृप्त फैट और असंतृप्त फैट किसे कहते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से। अब हमें क्या देखना है, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। फैटी एसिड को हमें पढ़ना है, वशी अम्ल, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैटी एसिड। अब हम इसको दो फॉर्म में बांट देते हैं, दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे फैटी एसिड को, वसी अम्ल को। आज भी अगर हम 1 घंटे की क्लास लेते हैं तो आज भी ये कंप्लीट नहीं होगा, तो आपको वसा का जो है थर्ड पार्ट पढ़ना ही पड़ेगा। क्या करें, ज़्यादा लंबा क्लास हो जाएगा तब भी तो नहीं सही है। क्या देखना है हमें, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। अब हम क्या देखेंगे, संतृप्त वसा को हम देख लेते हैं। ये क्या होता है, जो संतृप्त वसा होता है ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये जम जाता है हमारी बॉडी में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा तो हम खाते ही हैं इसकी। जो संतृप्त वसा है ये क्या होता है, इस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये जम जाता है। जो संतृप्त वसा है ये क्या होता है, इसमें जमने का गुण होता है, जमने का गुण होता है इसमें। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्या होता है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। और असंतृप्त वसा क्या होता है, असंतृप्त वसा जमता नहीं है, ये जमता नहीं है। ये जमता नहीं है, और क्या होता है, इस पर जो वातावरण है उसका प्रभाव नहीं पड़ता, ये जमता नहीं है, ये लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। और क्या होता है, हृदय के रोगी को देने के लिए अनिवार्य वसा यही है। अगर क्या होगा, हृदय के रोगियों को कौन सी वसा दी जाती है, तो असंतृप्त वसा दी जाती है। हृदय के रोगी को देंगे तो अनिवार्य वसा है ये क्या है, हृदय के रोगियों को दिया जाता है। ये हृदय के रोगी को कौन सा फैट दिया जाता है, तो असंतृप्त, तो जो जमता नहीं है, हृदय के रोगी के लिए अनिवार्य है। ये हो गया। अब हम क्या देखेंगे, ये तो हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हमें कुछ भी नहीं देखना है, बट इसमें हमें ढेर सारे पॉइंट को देखने हैं कि इसमें कौन कौन सा पॉइंट आ रहा है, इसको हमें देखना है। संतृप्त वसा में कौन कौन सा आ रहा है, इसमें ढेर सारे पॉइंट आ रहे हैं।
असंतृप्त वसा में ढेर सारे पॉइंट आ रहे हैं जिसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हम कहते हैं। अब इसके बारे में बहुत सारे पॉइंट को हमें देखना है, तो मुझे क्या लगता है कि आज का बस हमारा क्लास यहीं पे हम समाप्त कर देते हैं, क्योंकि कल हमें जो देखेंगे, कल हम यहीं से देखना शुरू करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। कल की क्लास हमारी कहाँ से होगी, संतृप्त वसा क्या है, असंतृप्त वसा क्या है, संतृप्त वसा के अंतर्गत क्या क्या आता है, असंतृप्त वसा के अंतर्गत क्या क्या आता है। और अगर अभी हम एक पढ़ लेते हैं तो कल फिर पढ़ने में हमें कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मुझे लगता है कि कल अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। सो थैंक यू।